नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमवीरों को बचाने के लिए अंतिम चरण में पहुंचा बचाव अभियान। एनडीआरएफ के डीजी का बयान, अगर दिन खत्म होने तक सुरंग में नहीं आई कोई बाधा तो आज अभियान में मिल जाएगी सफलता। सुरंग में फंसे श्रमवीरों के बारे में आज पीएम मोदी ने फिर की मुख्यमंत्री धामी से बात। धामी समेत केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद। डीडी न्यूज दे रहा है हर पल की सटीक जानकारी। डीप फेक पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म की मजबूती के लिए जल्द बनाएंगे नियम। राजस्थान में आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने झोंक दी ताकत। पीएम मोदी और अमित शाह समेत कांग्रेस के दिग्गजों का भी धुआंधार प्रचार। पीएम मोदी के आज मथुरा दौरे से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर। संत मीराबाई जन्मोत्सव में होंगे शामिल। इजरायल हमास के बीच कल से पहले शुरू नहीं होगा संघर्ष विराम। समझौते के तहत 50 बंधकों को छोड़ने का काम। इजरायल और अमेरिका ने दी जानकारी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज विशाखापट्टनम में। सूर्य कुमार यादव करेंगे भारतीय टीम की कप्तानी। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को बचाने के लिए चल रहा अभियान आखिरी चरण में है। अभी थोड़ी देर पहले एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने बताया कि 3 और पाइप जाने के अनुमान हैं। अगर दिन खत्म होने तक कोई चीज़ बीच में नहीं आती है तो आज इस अभियान में सफलता मिल जाएगी। ऑगर मशीन का ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। और 2-3 पाइप और 6-6 मीटर की जाने का हम एक जो एस्टिमेट लगा रहे हैं वो काम शुरू हो गया है। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे अगर और कोई चीज़ सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर या और कोई गर्डर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाएगी। उत्तरकाशी के एसपी अर्पण यदुवंशी ने कहा कि बचाव कार्य के बाद ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से मजदूरों को अस्पताल ले जाया जाएगा। सभी को पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जो हमारा जो एक्शन प्लान है पोस्ट रेस्क्यू जो है वो हमारा पूरा तैयार है और हमने पूरी फाइनल डिटेल्स तैयार कर ली हैं। कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए ले जाएंगे। पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही ले जाएंगे। तो सभी को ये निर्देश है कि पूरी मुस्तैदी से काम करना है और एक मिनट इम्पॉर्टेंट है उनकी, जो लोग फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी में फंसे 41 श्रमवीरों की जिंदगी अब देश भर के लिए हर पल की जरूरी खबर बन गई है। हर पल की ताज़ा जानकारी के लिए खुद डीडी न्यूज सिलक्यारा में मौजूद है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हर अपडेट के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ संपर्क में हैं। आज भी रोज की तरह उन्होंने सीएम धामी से फोन पर बात की है, जिसका थोड़ी देर पहले तक ये कहना था कि ऑगर मशीन के जरिए 45 मीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। बचाव अपने अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं जरूर आ रही हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार युद्ध स्तर पर चल रहा है। सभी ये आस लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द कोई अच्छी खबर आएगी। सिलक्यारा सुरंग स्थल पर बचाव कार्यों के लिए दिल्ली से वेल्डिंग विशेषज्ञों की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर बचाव कार्यों में जुट गई है। इसके अलावा रुड़की से भी इंजीनियर्स की टीम सिलक्यारा में काम कर रही है।
तो लगातार चल रहा है राहत और बचाव कार्य। और ज़्यादा जानकारी के लिए सिलक्यारा से हमारे संवाददाता ओपी यादव लगातार बने हुए हैं। ओपी, आप लगातार पल पल की जानकारी वहां से दे रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं और अब जो बयान वहां से आ रहे हैं वो उम्मीदों को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये जो ऑपरेशन राहत बचाव कार्य, ऑपरेशन जिंदगी के नाम से जो अभियान चलाया जा रहा है, बीते 12 नवंबर से जब से घटना घटी तब से लेकर इसमें लगातार कई तरह के नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन हर बाधा को दूर करते हुए इस अभियान के अंतिम चरण की ओर हम बढ़ रहे हैं और यही वजह कि अभी इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ तकनीकी दिक्कतें इसमें आ रही है। कल देर शाम जब इसमें ड्रिलिंग की जा रही थी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों अलग अलग मोड पे, तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के दौरान इसकी जो मशीन थी, ऑगर मशीन, उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई। और उसके बाद जब वहाँ पे जो ड्रिलिंग के दौरान जो लोहे की रोड थी और अन्य जो आयरन से स्ट्रॉन्ग आयरन था उससे टकराने से उसमें कुछ बाधा उत्पन्न होने से काम करना मशीन ने बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद देर रात तक इसमें प्रयास जारी रहे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा अन्य जो तकनीकी एक्सपर्ट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और जो भारतीय और राज्य स्तरीय कंपनियां हैं जो इंजीनियरिंग काम में देखती हैं, उन्होंने भी काफ़ी मशक्कत की। लेकिन भोर सुबह जब प्लेन से दिल्ली और रुड़की से कुछ एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने इस मशीन को फिर से असेंबल किया और उसका काम फिर से शुरू हो गया। तो सुबह इसका जो ऑगर मशीन है उसका ड्रिलिंग का काम फिर से शुरू हो गया था। इसमें पहले 45 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी थी, लेकिन आगे की ड्रिलिंग के लिए इसमें थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत थी। तो विशेषज्ञों ने पूरी सावधानी और सतर्कता के इस काम को अंजाम देने के लिए सतत प्रयास इसके किए और यही वजह कि इसमें ड्रिलिंग का काम जारी है। हालांकि जो मशीन है ऑगर मशीन, इसकी क्षमता 5 मीटर प्रति आवर के हिसाब से है, लेकिन इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें जब ड्रिलिंग की जा रही है तो 1 से 1.5 घंटा के हिसाब से ये काम कर पा रही है। इसके कई कारण हैं। मुख्य कारण यह है कि जब ये मशीन चलती है तो इसमें कंपन होता है, क्योंकि इसकी स्पीड 1570 हॉर्स पावर प्रति 1570 हॉर्स पावर की। तो इस इतनी बड़े हॉर्स पावर पर जब मशीन चलती है तो कंपन शुरू हो जाता है। तो कहीं न कहीं जो एक्सपर्ट्स है, जो इंजीनियर है, उनको ऐसा शक होता है कि इसमें मलबा फिर से ना गिर जाए। इसके अलावा दूसरी ओर तकनीकी दिक्कत इसमें यह आती है कि जब मशीन डीजल से चलती है तो उसमें धुआं और अन्य तरह के प्रदूषण की समस्या आती है। तो जो काम करने के वाले कर्मचारी हैं उनको समस्या पैदा हो जाती है, श्वास लेने में दिक्कत आती है। तो इसको लेकर भी बीच बीच में मशीन को रेस्ट दिया जाता है। और इसके अलावा जो मशीन में जब मलबा गिरा तो उससे पहले यहाँ अभियांत्रिक काम जारी था लगातार टनल में। तो इसमें कई तरह की मोटी रोड और स्टील के जो आयरन के, स्टील के कई तरह के ऐसे मोटे और हैवी वाहन इसमें पड़े हुए थे मशीनों के, जिनको ड्रिल करना बड़ा मुश्किल रहता। तो इसी वजह से एक एक चीज़ को ध्यान रखकर किया जा रहा है। लेकिन अब जब जिस तरह इसमें काम हो रहा है उसमें एडवांस वैज्ञानिक आए, एडवांस मशीन आई और तकनीक का ध्यान रखते हुए काम किया जा रहा है। जी ओपी, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ विशेष मेहमान भी बने हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन हमारे साथ बने हुए हैं। हसनैन जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे संवाददाता वहाँ से बता रहे हैं कि उम्मीद बढ़ गई है और जिस तरह से वहाँ पर जो एनडीआरएफ की डीजी हैं उन्होंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि जो ऑगर मशीन है उसने काम करना शुरू कर दिया है और लगातार अब जो मानव प्रयास और मशीन का जो संयोजन है वो किस तरह से सफल रंग लाता हुआ वहाँ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया। पहले थैंक यू फॉर इंक्लूडिंग मी इन योर प्रोग्राम। और मैं शुरुआत करूंगा ओपी साहब की प्रेस के साथ कि इन्होंने इतनी तफसील से आपको अभी समझाया है। मेरे ख्याल में कोई और अभी तक जितने मैंने प्रोग्राम देखे हैं उसमें किसी ने इतनी तफसील के साथ सही चीज को नहीं बताया। जितनी बाधाएं आ रही हैं सामने, उन्होंने उसको सामने आपके रख दिया है, सबके पब्लिक के नॉलेज में इसको ले आए। मैं इसलिए ये कह रहा हूं शुरुआत में कि एक परसेप्शन ये बिल्डअप हो गया है कि हर घंटे पे लोग पूछ रहे हैं कि कब निकलेंगे फंसे हुए वर्कर हमारे। मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, ये ऑपरेशन है, इसके अंदर बहुत बाधाएं आती हैं और कोई टाइमलाइन को इस तरह से डेफिनेटिवली कहना, मैं समझता हूं कि किसी भी ऑपरेशनल के दस्तूरों के खिलाफ है। तो इसलिए अच्छा है कि हम अपनी उम्मीदें बनाए रखें, समझें कि क्या टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से ओपी साहब ने अभी समझाया है कि वो ऑगर मशीन जो है इतनी पावरफुल मशीन है, जब जाती है अंदर धुआं पैदा करती है, अंदर हीट पैदा करती है, अंदर जो उसका लेट डाउन 4 से 5 मीटर घंटा, 5 से 6 मीटर घंटा जो उम्मीद करते हैं हम, वो कभी कभी नहीं अचीव होता है और इसकी वजह से उसको ब्रेक भी देना पड़ता है। साथ में ये समझना पड़ेगा कि ये हिमालयन जियोलॉजी है, यहां पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कहीं पत्थर, कहीं चट्टान, कहीं जैसे सही कहा बिल्कुल गर्डर। वो गर्डर कहां से आए हैं? ऊपर से गिरे, जो कोलैप्स हुआ है टनल,
तो उसके ही गटर हैं और सीमेंट और कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं। इन सबको काटना पड़ेगा अगर आप उसको इनकाउंटर करते हैं। तो ये जो 4-5 जी पर घंटा जो प्रति घंटा हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो हर वक्त जो है सही नहीं आ सकता है। तो जी। इसलिए एक उम्मीद बनाकर रखें और बिल्कुल हम आश्वासन देते हैं कि हर चीज जो सरकार कर सकती है बिल्कुल, वो जो वहाँ पर उम्मीद इस है वक्त वो मौजूद बनी है। हुई है। प्रधानमंत्री भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। जी। आप हमारे साथ बने रहें। हम अपने दर्शकों को राजस्थान इस वक्त ले जाना चाहेंगे, जहां पर पीएम देवगढ़ में एक चुनावी जनसभा कर रहे हैं। तो आपको भी मतदान के विक्रम करके इलेक्शन कमीशन की इज्जत को और बढ़ा देना चाहिए। बढ़ा देंगे। सारे राजस्थान को मैं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने आपके लिए डेट बदल दी। आपकी शादियों में रुकावट ना आए, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने संवेदनशीलता के साथ इतना बड़ा फैसला ले लिया। और तब राजस्थान की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है कि सारे विक्रम तोड़ करके मतदान करेंगे। क्या आप हर पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव से ज्यादा मतदान कराएंगे? आप जाकर के हिसाब निकाल करके देख लेंगे कि पिछले चुनाव में अगर 700 वोट पड़ा है तो इस चुनाव में 800 पड़ेगा। 800 पड़ा है तो 900 पड़ेगा। 90% हुआ है तो 95% होगा। ये पक्का। इलेक्शन कमीशन की हिम्मत बढ़ जाएगी। साथियों, बीते दिनों मैं जहां भी राजस्थान में गया, करीब करीब हर कोने में जाने को मौका मिला। मैंने छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को समझा, माताओं बहनों को सुना, यहाँ के राजनीति के खिलाड़ियों को सुना। हर प्रकार से एक ही गुंज सुनाई देती थी, एक ही बात सुनाई देती है, गहलोत जी, एक ही बात सुनाई देती है, गहलोत जी, कोनी मिले वोट जी, गहलोत जी, कोनी मिले वोट जी। और साथियों, इस चुनाव की एक और खास बात है। राजस्थान के इस चुनाव में हमारी माताओं बहनों और बेटियों ने जिस प्रकार से भाजपा का झंडा उठा लिया है ना, वो काबिल-ए-तारीफ है जी। मैं देखता ही रह रहा हूं, जहां जहां मेरी नजर जा रही है, माताएं बहनें क्या कमाल कर दिया है। और ये मैंने पूरे राजस्थान में देखा है। राजस्थान की महिलाएं अब कांग्रेस सरकार को एक पल के लिए भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। राजस्थान ने आज तक इससे बड़ी महिला विरोधी सरकार नहीं देखी है। इसलिए राजस्थान के जन जन ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है और अपनी सौगंध का मान रखना, ये तो राजस्थान की धरती की अपनी ताकत है और यहां की जनता उसे जानती भी है। और इसलिए कल मैंने ये डंके की चोट पर कहा है, राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना,
देवउठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं। इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की इस धरती का कण कण वीर वीरांगनाओं के शौर्य की गाथाओं से भरा पड़ा है। मगरा मेरवाड़ा का ये क्षेत्र तो महाराणा कुंभा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के गौरव की भूमि है। हम तो पन्ना धाय की वीरता और सूझबूझ की गाथाएं सुनकर बड़े हुए हैं। ऐसे राजस्थान को कांग्रेस सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 बना दिया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहां बहनें, बेटियां बलात्कार के, रेप के झूठे मामले दर्ज कराती है। क्या कोई भी राजस्थान का व्यक्ति मुख्यमंत्री की इस बात से सहमत हो सकता है? माताएं, बहनें, कोई सहमत हो सकता है? क्या भारत की कोई भी बेटी, राजस्थान छोड़ दीजिए, क्या कभी भी पुलिस थाने में जाकर के अपने चरित्र पर झूठे आरोप लगाने का काम क्या कभी कर सकती है? अरे मेरा देश तो ऐसा है, चरित्र के लिए जौहर करने के लिए निकल पड़ने की माताओं, बहनों की। प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभा का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी पूरी मेहनत से चुनाव लड़ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने राजस्थान के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को धरातल पर वो लेकर आए हैं। 5 साल की जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे कानून हैं जो हमने पास किए एक के बाद एक, वो शानदार कानून है। चाहे वो किसानों का कानून हो, जमीनें कुड़क नहीं होगी, चाहे गिग वर्कर्स का एक्ट हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे मिनिमम इनकम गारंटी हो, हमारी स्कीमें हैं, हमारी गारंटी 10 गारंटी हैं और आगे की गारंटी है। उस पर अभ्यास करो, उसमें कमियां बताओ, खामियां बताओ, ये बताओ कि ये खाली धरातल उतरी या नहीं उतरी, खाली हमने घोषणा की है क्या। राजस्थान में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह ने जयपुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस से त्रस्त है और राजस्थान ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने इस 5 साल में राजस्थान में इसका परिचय दिया, इससे राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है। और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान में करोड़ों लाभार्थियों को केंद्र की योजना का सीधा लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया है और केंद्र की दर्जनों योजनाएं गांव और गरीब दोनों के फायदे के लिए राजस्थान में सीधा परिणाम देती हुई नजर आती है।
और अब हम इस वक्त आपको एक बार फिर से ले चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जिसमें उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और कई तरह की उम्मीद जो है दिखाई दे रही हैं। उम्मीद का दिन आज से कहा जा सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं ओपी यादव, जो डीडी न्यूज़ के माध्यम से वहाँ पर मौजूद हैं, पल पल की जानकारी वहाँ से दे रहे हैं। और ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे। और जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो कई मोर्चों पर वहाँ पर काम चल रहा है और लगातार सबकी नज़र है, केंद्र और राज्य सरकार पूरी शिद्दत के साथ वहाँ पर लगी हुई है, लेकिन बहुत ज़रूरी है पेशेंस को बनाए रखना, क्योंकि हिमालयन रीजन एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर प्रेडिक्शन बहुत आसान नहीं होती है। किस तरह की बाधाएँ थी जिन्हें सफलतापूर्वक पार किया जा रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये, और मैं कुछ तफसील से बताता हूं आपको कि जो ये टनल जब कोलैप्स हुआ है तब से सरकार का प्लान यही था कि इसको साइमल्टेनियसली एक साथ अलग अलग दिशाओं से इसके अंदर घुसने की कोशिश करनी चाहिए। अब हमें मालूम है कि टेक्नोलॉजी का क्या चुनौती होती है। एक तो ये डायरेक्ट रूट था जो इस वक्त अपनाया जा रहा है, जहां पर ऑगर को लगाया गया है। इसके अलावा 4 और रूट हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया। प्रॉब्लम सिर्फ ये था, जो इसके अंदर दिक्कत ये थी कि इसका इक्विपमेंट जो था वो अवेलेबल नहीं था। यहाँ पर अवेलेबल जो था वो भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर। तो सरकार ने अपना जाल फैलाया पूरे देश में इस इक्विपमेंट को लाने के लिए। आप समझ सकते हैं, इंदौर से, हीराकुद से, अलग अलग जगहों से ये इक्विपमेंट आया है। कुछ हवाई जहाज के जरिए, कुछ ट्रेन के जरिए, रेल के जरिए। रेलवे मिनिस्ट्री ने अपने पूरे वो खोल दिए थे इसके लिए, और कुछ जो है सड़क के जरिए, जिसमें ग्रीन चैनल बनाकर ये बड़े बड़े पहिए वाले जो ट्रक्स हैं उनके ऊपर उठाकर इसको लाया जा रहा है। कुछ इक्विपमेंट अभी तक नहीं पहुंचा है, और जब तक ये पहुंचे नहीं तब तक बीआरओ ने, आर्मी के कोर ऑफ इंजीनियर्स ने, सब ने मिलकर इनके लिए जो प्लेटफॉर्म बनने थे वो सब बना दिए, तकरीबन बना दिए। जहां सड़कें बननी है इनको चढ़ाने के लिए ऊपर पहाड़ी पर, वो भी बना दिया है। मगर हमारा दारोमदार इस वक्त बना हुआ है इसी जरिए पे, जो हमारा हॉरिजॉन्टल अप्रोच है और सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच है, तकरीबन 62 से 65 मीटर तक का अप्रोच है। उस पर सब रिसोर्सेज को लगाया है, और हर फेज का जो ऑपरेशन का है उसको समझकर उसके लिए जो है हमने पूरा बंदोबस्त किया है। आप समझ सकते हैं कि इंजीनियर्स लाकर, बोरिंग मशीन्स लाकर, जैसे ऑगर आप देख रहे हैं इस वक्त, बिजली, पानी, अब जो है खाना भी अंदर चला गया है। ये बहुत अहमियत की चीज है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल ऑपरेशन नहीं है। जो अंदर 41 लोग फंसे हैं वो इंसान हैं, और उनके ऊपर उनके बदन पर असर हो रहा है, उनके मानसिक कैपेबिलिटी के ऊपर भी असर हो रहा है। इसलिए बाहर से साइको काउंसलर जो है उनको भी लाया गया, उनको तैयार रखा गया। जैसे ही कम्युनिकेशन अंदर बना, उन साइको काउंसलर्स के साथ बातचीत भी शुरू कर दी। यहां तक कि फैमिली वाले, ज्यादातर फैमिली वाले आ गए यहां, उनको अकोमोडेट किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। उनको ऊपर नीचे लाने के लिए बंदोबस्त किया गया ट्रांसपोर्ट का, बस का, और वो यहां पर पूरे वक्त अब तो बातचीत भी कर पा रहे हैं अपने रिश्तेदारों के साथ अंदर। इससे जो है मानसिक जो उनकी काबिलियत है उसके ऊपर पूरी निगरानी रखी गई है। बिल्कुल, तो मैं समझता हूं ये जिसको ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच कहते हैं, ये ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपदा प्रबंधन में एक बहुत अहमियत की चीज होती है। बिल्कुल, बड़ी अहमियत की बात आप बता भी रहे हैं। हमारे संवाददाता ओपी यादव भी हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जनरल हसनैन ने बताया है कि मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी जो कौशल है उसका पूरा उपयोग करते हुए किस तरह से आप वहां पर देख रहे हैं, आप भी दिन रात वहां पर लगे हुए हैं, किस तरह से केंद्र और सरकार का एक पर्याप्त संयोजन वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरह से जिजीविषा वहां पर जो विभिन्न दल लगे हुए हैं राहत और बचाव कार्य में उनकी दिखाई दे रही है, और जब प्रधानमंत्री स्वयं इसकी जानकारी लेते हैं तो किस तरह से इस मनोबल में और भी इजाफा हो जाता है?
जी, जैसा जनरल साहब ने बताया, यहाँ पर ये टनल का हादसा एक मानवीय संवेदना या एक प्राकृतिक आपदा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो सरोकार दिखते हैं वो सच्चे सरोकार हैं। न केवल राज्य, न केवल केंद्र, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ बुलाया गया है। यहाँ नॉर्वे, थाईलैंड, यूएसए, लंदन, तमाम जगह ऐसी हैं जहाँ से इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट जो है, जिनको सालों का अनुभव हो, यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनके एक एक अनुभव का यहाँ पूरा फायदा उठाया जा रहा है। जैसा कि जनरल साहब ने कहा, यहाँ मानवीय संवेदनाएं केवल इस टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी नहीं है। यहाँ पर उनके जो अभिभावक आए हैं, जो अन्य पत्रकार, मीडिया या तकरीबन 1100 लोग हैं जो इस ऑपरेशन में जुड़े हैं, तकरीबन 12 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस ऑपरेशन को अंजाम देने पर लगी है, तो उन सभी का न केवल ध्यान रखा जा रहा है बल्कि हर व्यक्ति के साथ एक बेहतर संयोजन के साथ कोऑर्डिनेशन टीम बनाकर व्यवस्थित काम किया जा रहा है। ये हादसा हालांकि 10-11 दिन का लंबा हो गया, लेकिन इसमें जब हमारी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से बात हुई तो उनका कहना है कि जिस तरह से भारत की सरकार ने इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीनें, हर तरह के इक्विपमेंट्स, हर तरह की मदद तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ पहुँचाई है, ऐसा कभी हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा। ये जो हिमालयन पर्वत है बहुत ही संवेदनशील और नाजुक पर्वत है, तो इसलिए इस हादसे को थोड़ी सी एक समस्या के तौर पे देखा जाता है, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए जो भारत सरकार के सतत प्रयास है, जिला प्रशासन से लेकर राज्य प्रशासन और केंद्र सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बार बार केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, हर एजेंसी से जुड़ा व्यक्ति इसमें अपनी मदद देने को निकल तैयार है, बल्कि इस अंजाम तक इसको पहुंचाकर सफल ऑपरेशन करने के लिए इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए तत्पर भी है। जैसा जनरल साहब ने कहा कि इसमें कई एंगल पे, मल्टी डायमेंशनल एंगल पे काम किया जा रहा है। 6 अलग अलग बिंदु बना के एक ऑपरेशन जो हॉरिजॉन्टल 2 ऑपरेशन चल रहे हैं, तो 2 वर्टिकल ड्रिलिंग के चल रहे हैं, तो अलग अलग एंगल पे काम हो रहा है। इसमें एक कमेटी बन गई है जिसमें जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम है, इसमें सिलकारा साइड से जो नवयुगा कंपनी उसको दे दिया गया है, तो दूसरी साइड जो बरकोर साइड है उस जगह से वहाँ पे टिहरी डैम से जुड़े इंजीनियरिंग अधिकारियों को दिया गया है। इसके साथ ही 2 जगह वर्टिकल ड्रिलिंग का काम है जो सतलुज विद्युत जल निगम को दिया गया है। इसके साथ ही इस पर रोड बनाने का काम है, वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, और तकरीबन 1150 मीटर की लंबी रोड जो ये सुरंग है इसके ऊपर बना दी गई है। इसके साथ ही साथ ONGC को क्षैतिजीय टनल बनाने का काम दिया गया है, और साथ ही साथ और महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि एक्सेस टनल बनाने का काम किया गया है। इसमें जो ह्यूम पाइप था उसको 4 इंच और 6 इंच के पाइप से कनेक्ट कर दिया गया है। इसके कनेक्ट करने से अब जब भी कभी कोई आपदा है या ऐसी विपरीत स्थिति आए तब भी मजदूरों को श्वास और ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म यहाँ अपनाए जा रहे हैं जिससे इन मजदूरों को बचाने का काम होगा। बिल्कुल, कई मोर्चों पर एक साथ काम किया जा रहा है, नज़र आप बनाए रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया OP आपका, और हसनैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे ताज़ा खबर की। डीप फेक अब एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ गया है। वक्त रहते इस पर लगाम लगाना अब सरकार के लिए भी चुनौती है। इस समस्या पर खुद PM ने चिंता जताई है। आज IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए एक नियामक बनाए जाने की जरूरत है। सब बातों से क्लियर हुआ कि एक नए रेगुलेशन की ज़रूरत है और इस पे त्वरित भाव से कार्रवाई शुरू होगी। आगामी कुछ ही हफ्तों में रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि एक बहुत ही हेल्दी वे में जल्दी से जल्दी सोसाइटी को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए जो काम करना है वो किया जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को भी शेयर किया और सबने क्लियरली इस खतरे को, इसकी गंभीरता को स्वीकार किया कि वाकई डीप फेक्स आज एक बहुत बड़ा सामाजिक खतरा उभर के आया है। सबने इस पर सीरियस रेगुलेशन, सीरियस कंट्रोल, इसकी स्वीकार्यता को जाहिर किया। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा में आयोजित होने वाले संत मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे। संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने के लिए
संत मीराबाई जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। इसके अलावा वे इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम संत मीराबाई की स्मृति में पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत का प्रतीक भी होगा। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के लिए अपनी भक्ति के लिए विख्यात हैं। उन्होंने कई भजनों और छंदों की रचना की जो आज भी लोकप्रिय है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व विभूति परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि पर पधारेंगे। ये सभी ब्रजवासियों के लिए बहुत ही आनंद और गौरव का विषय है। प्रथम बार ऐसा अनुभूति होती है कि सबका साथ सबका विकास जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक भाव है, उसमें बिना किसी भेदभाव के वो सभी के विकास की बात कर रहे हैं, सभी के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष सरकार इस समय वास्तव में है, जहां पर वो सभी स्थानों पर समान भाव से विकास कार्य कर रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अजय मिश्रा और ज़्यादा जानकारी के साथ मथुरा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आपके पास जाना चाहेंगे और आपसे ही ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है और क्या कुछ इसका महत्व है। देखिए, ये तो पहली बार ये समझना होगा कि इतिहास बनने जा रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि पर अभी तक का कोई भी प्रधानमंत्री इससे पहले नहीं आए हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4:30 बजे स्थानीय समय के अनुसार यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जितने भी जो पौराणिक स्थल है उनका निरीक्षण करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। मैं जहाँ पे बैठा हूँ, मेरे ठीक पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं वो मंदिर है आदिकेशव का। वो मंदिर भागवत मंदिर है, उसमें सबसे अंत में प्रधानमंत्री जाएंगे। मेरे ठीक सामने आदिकेशव का मंदिर इस समय मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ पर पट अभी सुरक्षा कारणों से बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। लेकिन आदिकेशव का मंदिर के दर्शन करने के बाद योग माया का मंदिर है। कहा जाता है कि जब कंस ने भगवान कृष्ण को वो एक तरह से मार नहीं पाए तो वो कन्या निकली और वही कन्या योग माया के रूप में प्रकट हुई थी, जिनको कि गोकुल से लाया गया था और भगवान श्री कृष्ण यहाँ से गोकुल गए थे। उनका बहुत ही भव्य मंदिर है, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद जो कारागार का हिस्सा है, जहां पर अभी जन्म स्थान माना जाता है, वहां पर जाएंगे और मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट तक वहां पर जो गर्भ स्थान है भगवान का, वहां पर वो पूजन अर्चन में शामिल होंगे। सबसे ज्यादा समय वो मेरे पीछे जो आप भागवत मंदिर देख रहे हैं, जो अभी हाल में ही बनाया गया है, उसमें सबसे ज्यादा देर तक रुकेंगे और इस संक्षिप्त पूजन कार्यक्रम के बाद फिर वो जो मीराबाई जिनका आपने जिक्र किया कि 525वीं जन्म जयंती मनाई जानी है, उसके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसमें नृत्य नाटिका और कई सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम, कई सारे जो संग्रहालय और बहुत सारे उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है, जिसकी बहुत खूबसूरत तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक है। आप जानते हैं कि जो मीराबाई हैं वो जाता है उनको, और तौर पर ये कहा जाता है कि मीराबाई को जो ये समर्पित किया हुआ ये कार्यक्रम है वो बहुत बड़ा भक्ति का संदेश देगा और साथ ही साथ तपस्या की भूमि से प्रधानमंत्री कुछ बड़ा संदेश आज दे सकते हैं। ब्रजवासियों को बहुत उम्मीद है कि शायद काशी कॉरिडोर की तर्ज पर हो सकता है यहाँ पर बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए घोषणाएं प्रधानमंत्री करें। बिल्कुल। और किस तरह का उत्साह जो अजय आप बता रहे हैं वहाँ पर लोगों के बीच में इस पूरे कार्यक्रम को देखकर देखा जा रहा है, और साथ ही एक इस उत्साह की वजह ये भी हो सकती है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास होना चाहिए लेकिन परंपराओं को, अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना चाहिए, तो परंपरा और विकास साथ साथ ये जो विकास की धारा अभी ब्रज क्षेत्र में बहने जा रही है, उसका अंदाज यहाँ पर लोगों को अभी तक के जो विकास कार्य हुए हैं उससे मिल चुका है और इसकी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और प्रधानमंत्री उसका अवलोकन करेंगे कि पहले जो ब्रज के स्थान है, पौराणिक स्थान, वो कैसे थे, अब उनका कैसे कायाकल्प किया गया है।
पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई गई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जिसको लेकर के सभी लोग सुनना चाहेंगे। खबर ये आ रही है हो सकता है 1000 करोड़ रुपए का जो पूरा कॉरिडोर है उसकी व्यवस्था की जाए। और कॉरिडोर के बनने के बाद जिस तरह से काशी में हमने देखा कि कई गुना ज्यादा लोगों की आवक हो गई वहां पर, वहां की आमदनी में बढ़ोतरी हुई, वहां के पर्यटन में बढ़ोतरी हुई, ऐसा माना जा रहा है कि ब्रज के लिए भी आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक इसलिए हाथ से होने जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और चूंकि कृष्ण जन्मभूमि से वो यहाँ से जाने के बाद ये घोषणाएं करेंगे, इसलिए ब्रजवासियों में तो बहुत ज्यादा उत्साह है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो रही है, सब लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत करने की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन सब लोग ये चाहते हैं कि अयोध्या से भी मथुरा का संबंध बड़ा पुराना है। रमा, आपको बताएं कि शत्रुघ्न भगवान जो कि भगवान राम के सबसे छोटे भाई हैं, उन्होंने आकर के मथुरापुरी को बसाया। यहाँ पर ध्रुव ने तपस्या की, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की, 100 दिव्य वर्षों तक स्वयं भगवान शंकर ने यहाँ पर क्षेत्रपाल भूतेश्वर बनने के लिए तपस्या की, इंद्र ने तपस्या की, रावण ने तपस्या की। ये तपस्या की भूमि है। प्रधानमंत्री भी तपस्या को ही ध्यान में रख करके सभी से अपील आजकल कर रहे हैं कि सबको विकसित भारत में अपना योगदान करना चाहिए और तपस्या में हिस्सा लेना चाहिए। संकल्प से सिद्धि को बार बार दोहराते हैं। मुझे लगता है बार बार वो इस तरह से भी वो इन्हीं बातों को रिएटरेट करते हुए नजर आएंगे। देखना होगा कि तपस्या की भूमि से प्रधानमंत्री देश और दुनिया को क्या बड़ा संदेश देते हैं। ब्रजवासियों को तो बहुत उम्मीद है। बिल्कुल देखना होगा और आप इसीलिए नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के कार्तिक पूर्णिमा मेले का दूसरा चरण पंचकोसी परिक्रमा प्रबोधिनी देवोत्थानी एकादशी तिथि पर शुरू हो गया है। परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धा, भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उधर पहुंच चुके हैं, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में आए हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन भी बहुत ही अच्छा है और जो पब्लिक प्लेस भी बहुत अच्छा है, शासन प्रशासन भी यहाँ के हैं और हमें यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम बहराइच से आए हुए हैं यहाँ पंचकोसी परिक्रमा करने के लिए और हम यहाँ योगी मोदी के 24-22 जनवरी को आने वाले हैं। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ का संस्था भी बहुत, प्रशासन भी बहुत सही है। जी, हम यहाँ परिक्रमा करके बहुत ही खुश हैं और यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। और 22 तारीख को सीएम योगी जी आने वाले हैं, इसके लिए भी हम बहुत ज्यादा ही खुश हैं। और यहाँ अयोध्या धाम ऐसा धाम है कि जहाँ आने के बाद हर इंसान खुशी होकर जाता है। हम यहाँ पे आए हैं, बहुत खुशी है मुझे। मैं परिक्रमा उठाने जा रही हूँ यहाँ पे और यहाँ मुझे आज वर्षों से इंतजार कर रही थी कि हमारा राम मंदिर कब बनेगा और अब हमारा राम मंदिर बन रहा है। मुझे बहुत ही खुशी है और हमारे दोस्त, हमारे साथी सब बहुत ही खुश हैं। पीएम मोदी का और योगी का ये धन्यवाद है कि उन्होंने हमारा मंदिर बनाना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। बैंकॉक में तीसरे वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन कल से शुरू होगा, जो 26 नवंबर तक चलेगा। पहला वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2014 में दिल्ली में और दूसरा 2018 में अमेरिका के शिकागो में हुआ था। बैंकॉक में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदुओं के साथ हो रहे भेदभाव और उससे निपटने के तरीकों के साथ ही हिंदुओं की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। जयस्य आयतनम धर्मः विषय पर आयोजित ये सम्मेलन एक दूसरे को प्रेरित करने का एक वैश्विक मंच है। पूर्वी एशिया के देशों से भारत के प्राचीन रिश्तों को देखते हुए बैंकॉक में होने वाले वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस को अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा की औपचारिक शुरुआत मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली लम्ही से की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इस कार्यक्रम में सभी विभाग अपनी योजनाओं के स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं, तो वहीं कई लाभार्थियों ने योजनाओं से मिले लाभ की जानकारी भी दी। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने निपुण के छात्रों और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए। यहाँ पर हमने बहुत सारी योजनाएं को सुना और जाना, जिसमें मेरा विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैं भाग लिया हूँ और मुझको 10,000 रुपया मिला है, जो नरेंद्र मोदी जी ने हमें मतलब अपने किए हैं और उससे हमने बहुत सारे काम किए हैं। इसमें जैसे कि हमें स्वनिधि रोजगार के बारे में पता चला, क्योंकि उससे जैसे कि हम लोग को 10,000 जो फंड मिला उससे हमने अपने कार्य में लगाया, उस कार्य को हमने करके आगे बढ़ाया, जिससे कि हमें उसका
लाभ मिला, 8 योजनाओं का लाभ मिला। इस कार्य मतलब स्वनिधि रोजगार से सर हम लोग को जो लाभ मिलता है समूह की महिलाओं को, उससे हम लोग को काफ़ी बेनिफिट हुआ है, हम लोग को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिली है। पहले मेरा घर कच्चा था, मैंने फॉर्म भरा, कैंप लगा था स्कूल पर, फॉर्म भरा। उसके बाद मुझे आवास योजना का आया, पहला किस्त 50,000 आया तो मैंने न्यू भरवा दिया। उसके बाद दूसरा का किस्त आया मेरा तो मैंने सिलाब करवाया। मेरा कच्चा मकान था और श्री मोदी के तरफ से हमको आवास का लाभ मिला, अभी हम बहुत खुश हैं। निपुण भारत हम लोगों को बच्चों को जो है संख्यात्मक ज्ञान के साथ साथ हर बच्चा जो है पढ़ने लिखने में निपुण हो जाए, ठीक। और जो है भाषा का उद्देश्य है कक्षा 1 का जो निपुण है कि सरल शब्द जो है वो सीख लें, और कक्षा 2 के बच्चे जो है 45 से 60 सेकंड के बीच में अनुच्छेद को पढ़ लें। वाराणसी के शहरी और ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने टीडी न्यूज से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली है काशी में, चूँकि यहाँ से वो सांसद भी हैं, और इन योजनाओं को फलीभूत करने का जो नेतृत्व काशी में दे रहे हैं वो एस राजलिंगम जी जिलाधिकारी हैं। राजलिंगम सर, क्या कहेंगे इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को? विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ हो रही है आज नगरीय क्षेत्र से, और इसमें जितने भी लाभार्थी परक योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उन सभी लाभार्थियों को 100% संतृप्त कराने के उद्देश्य से और लोगों के बीच में ये जागरूकता लाया जाए कि किस किस प्रकार के जो योजनाएं हैं और वो कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस 2 उद्देश्य से इसको किया जा रहा है। तो जनपद वाराणसी के लिए 6 LED वैन्स भी मिला हुआ है, और ये वैन नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक दिन 2 वार्ड में जाएगी और इस प्रकार की कैंपें वहाँ पे आयोजित की जाएगी, लोगों को जानकारी दी जाएगी, लोगों के जो आवेदन है उसको लिया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक दिन 2 ग्राम पंचायतों को ये विज़िट करके हम वहाँ भी इसी प्रकार की कार्यक्रम कराएंगे। लगभग 17 प्रकार की योजनाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग योजनाएं हैं और नगरीय क्षेत्र के लिए अलग योजनाएं हैं। सभी योजनाओं के लाभार्थियों को हम लोग संपर्क करेंगे। साथ साथ जो 5 कैंप्स भी इसमें लगाए हैं, जिसमें टीकाकरण का भी है, जो हेल्थ कैंप का भी है, और भी अन्य जो कैंप है, जैसे पेंशन किसी को नहीं मिल रहा है या राशन नहीं मिल रहा है या आयुष्मान कार्ड बनाना है, सो अलग अलग कैंप्स है। इसमें भी लोग बड़ी संख्या में इसमें पंजीकरण कर रहे हैं, इसका भी लाभ ले रहे हैं। इस तरह की सारी योजनाओं का लाभ एक छत के नीचे प्रत्येक दिन अलग अलग गांव में, अलग अलग वार्ड में लोगों को मिले। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, लमही, वाराणसी। और अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों के साथ अब गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? शुक्रिया रमा। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे T20 मुकाबले के साथ, जो कि आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है वो T20 सीरीज की शुरुआत हो रही है। आईसीसी वनडे विश्व कप के रोमांच के बाद अब बारी है T20 सीरीज की, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी। सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। 5 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। ट्रेविस हेड की शानदार 137 रन की पारी अभी भी भारतीय प्रशंसकों को दर्द दे रही है, लेकिन अब इस दर्द पर मरहम लगाने का मौका टीम इंडिया के पास है। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का आगाज गुरुवार से होगा, जहां टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दे फाइनल में मिले हार के दर्द को कम करने का चांस रहेगा। वैसे इस मुकाबले के लिए दोनों ही ओर जबरदस्त बदलाव देखने को मिले हैं। भारतीय टीम की बात करें तो यहां कप्तानी का जिम्मा सूर्य कुमार यादव के कंधों पर है। सूर्य कुमार पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, ऐसे में उनसे एक बड़ी पारी की भी उम्मीद होगी। भारतीय टीम ने इस सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया है, ऐसे में युवा खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का अच्छा मौका रहेगा। दूसरी तरफ वनडे विश्व कप का सरताज बनने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी इस सीरीज के लिए कई खिलाड़ियों को आराम दिया है। हालांकि इसके बावजूद ये टीम काफी मजबूत दिख रही है।
ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल जैसे अनुभवी खिलाड़ी वनडे विश्व कप में अपने दमदार फॉर्म को इस सीरीज में भी दमदार तरीके से सामने रखने के लिए तैयार दिखेंगे। आंकड़ों की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 26 T20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से भारत को 15 मैचों में जीत मिली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 10 मैच अपने नाम किए हैं। वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। इन दोनों टीमों के बीच आखिरी बार T20 का मुकाबला पिछले साल सितंबर में खेला गया था, जहां भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। ऐसे में युवा जोश से भरी टीम इंडिया के पास अगले साल होने वाले T20 विश्व कप से पहले इस फॉर्मेट में टैलेंट पूल को परखने का अच्छा मौका सामने है। और सीधे चलते हैं उत्तरकाशी, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है। सचिव उत्तराखंड, मेरे साथ में हैं MD सर, महमूद सर, DM साहब, DG इंफॉर्मेशन साहब, SP साहब। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि अभी टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये पूरे जोर शोर से चल रहा है, और जो अपेक्षा थी आप सभी को कि भाई काम अभी कल भी काफ़ी अच्छा हुआ, फिर बीच में आप लोगों को पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया क्योंकि एक छोटा हर्डल आ गया था। जैसे आप सभी अवगत हैं, क्योंकि ये सारा का सारा काम एक मलबे के क्रॉस करके किया जा रहा है, तो मलबे के अंदर क्या कहाँ पर है उसको कोई भी क्लियर कट एस्टिमेट नहीं कर सकता है कहाँ पर मिलेगा। तो जैसा कल आप लोगों को जब सूचना दी गई कि 45 मीटर के तकरीबन हमारा उसमें रास्ता बन गया है, हमारा जो ओगर मशीन है उसने 800 mm का पाइप डाल दिया है, उसके बाद में तुरंत जब उसको किया गया तो उसमें एक हर्डल आया कि एक जब ये बनाई जाती हैं तो एक गर्डल होता है जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, उसके अंदर सरिये होते हैं 32 mm का, 25 mm का। तो उन गर्डल के नीचे आने की वजह से वो गर्डल जो है उस ओगर मशीन के अंदर अटक गया और उसके अंदर कुछ ओगर मशीन का पुर्जा भी टूटा। तो उसकी वजह से जैसा आप देख भी रहे होंगे, सभी मीडिया के हमारे बंधु यहाँ पर हैं कि यहाँ पर काफ़ी उसके अंदर चहलकदमी भी हो रही थी, तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया भी लग रहा होगा। तो उसमें दिक्कत आई कि उसका जो पूरा गर्डल है उसकी आगे क्या किया जाए। तो पूरा का पूरा गर्डल का उसको काटने के लिए पूरी की पूरी मशीन वापस विड्रॉ की गई। वापस विड्रॉ करने में ही कम से कम 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे से ज़्यादा समय लगता है क्योंकि 40 मीटर तक जा चुका है। हर एक पार्ट को निकाला जाता है 6 मीटर का पुर्जा, वो 6 मीटर का पुर्जा डिटैच किया जाता है, उसको हटाया जाता है, फिर दूसरा पार्ट पीछे किया जाता है, फिर उसको निकाला जाता है 6 मीटर का। तो जितना आगे जा चुके हैं उतना इसीलिए उसको डिटैच करने में, सारा का सारा डिसअसेंबल करने में टाइम लगा। उसके बाद में जो यहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं उनको अंदर भेज करके दिखवाया गया। तो हमारे यहाँ पर जिस तरह NDRF की टीम भी है, SDRF की टीम भी है, तो NDRF के एक्सपर्ट थे कपिल, वो सबसे पहले गए, उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी तरफ से एक वीडियो बनाया, वो दिखाया। फिर कोशिश की गई तो उसके अंदर कुछ प्रयास किए गए 2-3 टीम के द्वारा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि आप जानते हैं कि अंदर जा कर के 40 मीटर से ज़्यादा, 45 मीटर अंदर है, 45 मीटर अंदर जा कर के गैस कटिंग से या उसको आप काटने के प्रयास किए गए। गैस कटिंग से जब काटने लगे तो उसके अंदर एकदम से गर्म भाप आती है, जब पाइप आगे बंद है, ऑक्सीजन की सप्लाई आगे नहीं है, तो एक टीम ने प्रयास किया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर दूसरी टीम के द्वारा प्रयास किया गया, वो भी नहीं हो पाए। तो रात के तकरीबन 1:30 बजे के अराउंड फिर एक जो हमारा ट्रेंचलेस कंपनी है उसमें जो विपिन गुप्ता जी की है, उनके एक एक्सपर्ट उन्होंने बुलाए। उस एक्सपर्ट जो वहाँ पर 2 एक्सपर्ट उनके हैं, एक परवीन और एक बलविंदर, वो उन्होंने बिल्कुल आप ये सोचिए 2 घंटे अंदर रह करके उनके साथ पूरी NDRF की टीम सपोर्ट सिस्टम में लगी हुई थी। वो दोनों लोग जो पूरा उन्होंने टीम के तौर पे काम किया NDRF की पूरी टीम के साथ में, और उस व्यक्ति ने अंदर तकरीबन 2 से ढाई घंटे अंदर रह करके वो पूरे के पूरे जो बड़े बड़े सरिये थे उन सबको काटा। उनके आपके फोटोग्राफ्स भी इसमें शेयर की गई है, जो मीडिया का आपका ग्रुप है इसीलिए अभी आप लोगों से शेयर की गई है। आप देखेंगे वो पाइप जो आगे था वो पाइप मुड़ गया है थोड़ा सा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए वो सारा का सारा अवरोध एक उत्पन्न हुआ, जो हर्डल आया। लेकिन हर्डल से हार हमारी जितनी भी टीम है नहीं मानी। आप लोगों ने जैसे देखा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, माननीय मंत्री भारत सरकार जनरल सर भी आए, उन सब ने भी पूरी टीम की हौसला अफजाई की कि भैया आप लगे रहिए, और सचिव हमारे भारत सरकार के वो भी आए हैं। तो काफ़ी हमारा पूरा की पूरी टीम की हौसला अफजाई करने के लिए ऊपर से पूरा सपोर्ट मिला। तो उस टीम ने आखिर में वो सारा का सारा काटने के बाद वो रबल निकाला, कई क्विंटल टाइप से अंदर से पूरा वो काटा उन्होंने। और उस काटने में आप सोच सकते हैं एक बार में 2-2.5 घंटे लगे। फिर दोबारा वो बंदा गया, उसने और उसके अंदर छेद किया जो पाइप भेजा हुआ है। आप लोग फोटो और वीडियो देखेंगे, आई थिंक आप लोग उसके बाद अप्रिशिएट ज़्यादा कर पाएंगे जो बताया जा रहा है। तो उस पूरे के पूरे पाइप को भी काटा गया,
फिर सारा का सारा जो पूरी पुरानी जो असेंबली लाइन थी वो एस्टेब्लिश की गई ओगर मशीन की। वो असेंबली लाइन एस्टेब्लिश करने के बाद में फिर पूरा का पूरा दोबारा भेजा गया। तो उसमें अच्छी बात यह है कि वो जो उन्होंने काटा था वो तकरीबन 1.8 मीटर अंदर अभी चला गया, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा हर्डल जैसे उनको अभी लग रहा है, तो इसलिए कोई पुश ना करके दे आर अगेन चेकिंग। तो आप सभी से ये एक शेयर करने की बात है कि पूरे प्रयास जारी हैं, इसलिए जो कल हर्डल आई थी वो हर्डल क्रॉस कर ली गई है। ये सबके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक जो कहते हैं रिलीफ की बात है। ये आप जानते हैं कि वो सब का सब अंदर क्या है कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता। कल आप सब में भी उत्साह था, सभी को लग रहा था कि अभी बहुत जल्दी ये हो जाएगा, लेकिन इस तरीके की जिसको कहा नहीं जा सकता, तो वो गर्डल होती है, वो गर्डल आ गई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद बात है कि पूरी जो टीम का जो मेहनत किया वो आगे मशीन बढ़ी है। हो सकता है ऐसे 1-2 अवरोध और आएंगे, तो अब उनको पता चल गया कि इस अवरोध को भी कैसे पार करना है। सिर्फ एक समय की बात है, समय हो सकता है कम लगे या ज़्यादा लगे, लेकिन पूरी टीम इस मामले में कॉन्फिडेंट है। मैं इस मामले में चाहूँगा सर से रिक्वेस्ट करना, महमूद सर भी आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि टीम किस तरीके से लगी हुई है और पूरा का पूरा उन्होंने जो सर टेक्निकली जो काटा है उसका पूरा, अगर कोई और चीज़ें चाहेंगे सर से ऐड करना और आप लोग पूछना चाहेंगे तो। नमस्कार। मेरे हिसाब से डॉक्टर नीरज ने बड़े विस्तार से सारी बातें आप लोग के सामने रखी है। डेजिग्नेशन बता कर बोल देंगे, आप बता देना बस। तो उसमें बस ये है कि जैसे हमने कल बोला था आप सबसे कि हमारी उम्मीद और हौसला बिल्कुल बुलंद है। हम चाहते हैं कि तेज़ी से अपना काम आगे बढ़ाएं, लेकिन हमें ये भी पता है कि मलबे के अंदर कहाँ कोई स्टील का गर्डर हो, कोई पत्थर बड़ा सा आ जाए, इस टाइप के कोई रिब आ गया, तो उसका भी चांसेस रहता है। तो 44-45 मीटर के करीब जब हम पहुँचे थे तो उस वक्त ये आया था जो बड़े डिटेल में डॉक्टर नीरज ने आप लोग के सामने रखी है। तो बड़े मैं ये कहूँगा कि बहुत ही हिम्मत दिखाकर हमारी टीम ने ऑगर मशीन तो निकाला था, उसके बाद जो लोग अंदर गए, एनडीआरएफ की टीम वगैरह थी, सपोर्ट किए, और वो 2 नाम जो उन्होंने बोला, प्रवीण और बलविंदर, उन लोग ने बड़ी हिम्मत लगाकर और 2-2.5 घंटे लगाकर जितने गर्डर्स थे सबको काट निकाले हैं। और हमने फिर से मशीन अंदर डाली और हमने दोबारा अभी शुरुआत किया है। हमारी ये उम्मीद है कि आगे बहुत ज़्यादा अड़चन कोई ना आए, लेकिन अड़चनें आ सकती है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। टीम उस तैयारी में है। जैसे उन्होंने बोला, अब फिर 1 मीटर 1.5 मीटर जाने के बाद, 1.8 मीटर टू बी एग्जैक्ट जाने के बाद हल्का सा प्रेशर महसूस किया मशीन ने, तो दोबारा उसको रोक कर फिर चेक करेंगे, फिर देखेंगे, ताकि हर कदम पे हम आगे बढ़ते रहें, लेकिन बिल्कुल सावधानी से। तो ये कोशिश हमारी जारी रहेगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम 50-55 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा शायद काम और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सर अभी कितने पे हैं एग्जैक्टली, और चेक कैसे करेंगे? क्या मशीन को दोबारा निकाला जाएगा और फिर चेक किया जाएगा, या क्या प्रोसीजर होता है चेक करने का? हाँ, अगर प्रेशर थोड़ा दिया जाता है, प्रेशर अगर ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है तो फिर पूरी तरह से वो जो प्रोसेस बताया डॉक्टर नीरज ने वो दोबारा से करना होगा, क्योंकि हमें पता नहीं 44-45 मीटर दूर क्या उसका पोजीशन है, क्या चीज़ रोक रहा है उसको। 1.8 मीटर कल से आज जो हुआ है, क्योंकि जो हर्डल था 1.8 फर्दर। हाँ जी, कल के बाद में 1.8 मीटर जो नया पाइप गया है वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो कल गर्डल की जिसकी वजह से अटक गया था वो, और गर्डल उसमें टूट भी गया था ओगर मशीन का, तो वो जो आप कहते हैं ना वो हर्डल, वो बाधा क्रॉस कर ली गई है। तो अगर वैसी बाधा और आएंगी, वैसी अगर हर्डल्स और आएंगी, मान लीजिए और भी मिलता है, तो अब हमारे को उसका रास्ता मिल गया। जो कल हो सकता है हमारे को पूरी प्रोसेस करने में इतना 12-14 घंटे लगे हैं, अब वो चीज़ हम सेम इतना समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि उसको कैसे करना है। कल क्योंकि वो एकदम से बिल्कुल नई चीज़ आई थी, उसके अंदर अलग अलग मेथडोलॉजी करके देखी गई, और जो एक टीम है इसके लिए भी आपको अवगत कराना चाहेंगे कि देखिए पूरी हमारे पास हर जो जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं सबका सहयोग मिल रहा है। कल जिन लोगों की ज़रूरत थी उनको दिल्ली से लाने के लिए रात को BR और एयर फोर्स की टीम ने भी रात को हमारे को हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी, सिर्फ इसलिए कि जो बंदे उसके एक्सपर्ट थे उनको रात को 12 बजे वहाँ से पिक करने के लिए भी टीम तैयार हो गई थी, और वो बंदे सुबह यहाँ पहुँचे हैं। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा सर ने बताया कि सारी टीम के हौसले बुलंद हैं,
सिर्फ ये है कि अब जैसे आपने कम से कम इस चीज़ को आप समझ पाएंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि जो एक हर्डल आई, अगर वैसी हर्डल अब और आती हैं तो कम से कम टीम का हौसला बुलंद है कि अब हम उसको जल्दी कर लेंगे, कल जितना टाइम नहीं लगेगा। तो अभी जो है सवाल ये है कि कितनी देर से ये रुका हुआ है ऑपरेशन, और जो है अभी कितना टाइम और अभी ये ऑपरेशन जस्ट आपका 1:15 के आसपास हुआ था, तो 1.8 मीटर चला गया था। फिर जैसे बताया कि वी आर गोइंग वेरी कॉशियसली, तो आप समझिए उसको कि भाई पिछली बार जब वो हर्डल आया था तो इसी वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगा। तो दे आर जस्ट ट्राइंग, कई बार होता है ना मशीन, नोबडी कैन टेल कि क्या हो सकता है क्या होगा। जो मशीन का ऑपरेटर है, ही इज़ द बेस्ट पर्सन। सो जो टेक्निकल एक्सपर्ट वहाँ पर हैं वो ही सारी की सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए उन पर छोड़ी गई है। ऑल द ऑफिसर्स, एवरीबडी इज सपोर्टिंग देम। जो मजदूर हैं उनकी हालत के बारे में क्या दिया जा रहा है? हाँ जी, चलिए ये हाँ जी, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अंदर जो टीम है उनसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है, माननीय केंद्रीय मंत्री MOS जनरल VK सिंह सर ने भी बात की है। उन लोगों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि साहब हम बिल्कुल ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में जब ये सारी चीज़ें दवाइयाँ वगैरह जाने लगी तो कुछ लोगों को, जैसे कल भी हमने बताया था, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी, 1-2 लोगों को हल्का हल्का फीवर का था, कुछ लोगों को जिस तरह आइज़ के अंदर किसी के, क्योंकि जब आप समझते हैं कि उस समय अंदर धूल उठा होगा तो किसी के वो चला गया होगा तो आंखों में थोड़ी दिक्कत फील हो रही थी, तो उनको आई ड्रॉप्स वगैरह भेजी गई। जो भी उनकी ज़रूरत की दवाइयाँ थी वो सारी भिजवाई गई। तो देवर पहले से उनकी अब बिल्कुल स्वास्थ्य में बहुत अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि अंदर अस्वस्थ है। इसी के साथ में जितने भी लोग हैं 41 सभी लोगों का, जो हमारे साइकेट्रिस्ट यहाँ पर हैं, जो हमारे मेंटल उसके हेल्थ के एक्सपर्ट, उनके साथ में और भी लोग हैं, उन लोगों ने उन सबसे बात की है और सबका असेसमेंट किया है और सबसे बात करके उनका उत्साहवर्धन भी किया है। और अब सभी लोग अंदर, ऐसा कोई नहीं है कि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है। सर शाम का PCB क्या वो यहाँ मौजूद हो सकते हैं, वो बताएंगे? वो आपको जरूर, वो आपके अगली PC के अंदर, जैसे आज शाम को दिल्ली टाइमिंग एक बार नहीं, वो आपको सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि हम खुद कोई भी काम कर रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं, सभी टीम लगी हुई है एंड वी वांट टू इंटरेक्ट विद यू आल्सो। लेकिन जस्ट आपको उनसे पता कर लेते हैं, हो सकता है उनकी जरूरत अंदर हो, एक बार फिर किसी से बात करने जाए तो जैसे आ जाएंगे DG साहब आपको करवा देंगे एंड वी विल लाइक टू इंटरेक्ट विद यू मोर नाउ। आप लोगों को जल्दी सूचना देने के लिए हम प्रयास करेंगे। आई विल बी वन बाय वन। के बाद में थोड़ा प्रेशर फील हो रहा था, आपने ये कहा कि हो सकता है हमें पुरानी वाली ये तरीका ना अपनाना पड़े कि हमें पूरी ऑगर बाहर निकालनी पड़े। तो सर विकल्प क्या, मतलब आप लोगों ने देखिए, वो टेक्निकल एक्सपर्ट बता सकते हैं। हम जो अभी अंदर गए, हमने आपको उसकी स्थिति बताई है। हो सकता है अभी अंदर जाएं तो क्या पता ऑगर मशीन और आगे चली गई हो, या जो भी होगा टेक्निकल, जो उसका द पीपल हु आर ड्राइविंग इट दे कैन बेटर टेल, तो वो लगे हुए हैं। हमारा सबसे आपसे अनुरोध है कि कोई इसमें समय सीमा कोई निर्धारित कर नहीं सकता है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, आप सभी समझ रहे हैं। जो जैसे आपको बताया, पूरी टीम लगी हुई है, सभी चिंतित हैं, सभी उन परिवारों के लिए चिंतित हैं, उनके जो अंदर हमारे श्रमिक बंधु हैं उनके लिए चिंतित हैं। तो जैसा आपने बताया, उनसे लगातार बात भी हो रही है उनका। तो उत्तराखंड से सीधे प्रेस वार्ता का प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर बताया गया है कि जो मजदूर हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जो बाधा है वो दूर कर ली गई है और उसी हिसाब से तमाम जो वहां पर चैलेंजेस हैं उनको आंकते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।